स्वागत है आप सभी का फिर से आप लोगों के फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स पर। लेकर आए हम आपके लिए आरसीसी का पार्ट 9। इसमें कवर करेंगे 176 से 200 तक क्वेश्चंस। हम हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं मिनिमम, और बहुत सारे कंसेप्ट सीखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें सीखते हैं। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स होते हैं वो हमको थोड़ी रिवाइज करने होते हैं। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो उनका हम रिवीजन भी साथ साथ करते हैं। और ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जो न्यू स्टूडेंट उनको बता दूं 15,000 क्वेश्चंस इस बुकलेट में हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और जिनका एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो इंट्रोड्यूस की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मेरी वीडियो नहीं देख सकते, वो भी देख सकते हैं। कि मेरी एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करता हूँ, और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 9। So let's start our part 8 with question number 1, which is 176. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई 2015 में पूछा गया। बैलेंस्ड डिजाइन गिव्स, एक बैलेंस डिजाइन है वो क्या हमें प्रोवाइड करता है। देखते हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्क्रीट एरिया मैक्सिमम एएसटी, स्मॉलेस्ट कॉन्क्रीट एरिया एंड मिनिमम एएसटी, लार्जेस्ट कॉन्क्रीट एरिया एंड मैक्सिमम एएसटी, लार्जेस्ट कॉन्क्रीट एरिया एंड मिनिमम एएसटी। हम किसी डिज़ाइन को बैलेंस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेस है वो कॉन्क्रीट में भी और स्टील में दोनों में इक्वल होगा। जो स्ट्रेस है हमारा कंक्रीट और स्टील दोनों में इक्वल होगा। ठीक है, सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा सीएसटी दोनों में इक्वल होगा, इसलिए तो बैलेंस डिज़ाइन है वो हमारा बैलेंस सेक्शन है। अब डिज़ाइन बैलेंस हो रहा है तो उसमें हमें स्मॉलेस्ट कंक्रीट एरिया और मिनिमम एएसटी चाहिए होगा, या लार्जेस्ट कंक्रीट एरिया फिर मैक्सिमम एएसटी, ये हमें देखना है। जब डिज़ाइन बैलेंस है तो वो हमारा प्रॉफिट करेगा, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा। बोलते हैं ना इकोनॉमिक डिज़ाइन, क्रिटिकल डिज़ाइन, बैलेंस डिज़ाइन। ठीक है, तो वो हमें मिनिमम चीज़ें देगा। तो स्मॉलेस्ट कंक्रीट एरिया एंड मिनिमम एएसटी, स्टील का मिनिमम एरिया और कंक्रीट का मिनिमम एरिया हमारा लगेगा, तभी तो हमारा कंक्रीट कम लगेगा, स्टील कम लगेगा, तो एक्सपेंसेस कम होंगे, तभी तो हमें बेनिफिट होगा। इसी के लिए इतनी रिसर्च की जाती है। अगर रिसर्च का फ़ायदा ही नहीं होगा, पैसे बचेंगे ही नहीं, तो उसको फिर मतलब क्या है। सो हमें स्मॉलेस्ट कंक्रीट एरिया और मिनिमम एएसटी मिलता है किस में, बैलेंस्ड डिज़ाइन में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 178, UP SSC JEE 2016. What happens with the neutral axis in the under-enforced section if load is further increased after yielding of steel? अब सेक्शन क्या है, अंडर इन्फोर्स्ड है, तो मैंने आपको बताया था अंडर इन्फोर्स्ड है तो स्टील कम है। रैंक करेंगे, स्टील कम है तो स्टील में स्ट्रेस पहले आएगा और कंक्रीट में बाद में आएगा। ठीक है, अगर यील्डिंग हो चुकी है स्टील की, उसके बाद अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। रिमेन्स एट ओरिजिनल पोजीशन, शिफ्ट डाउनवर्ड, शिफ्ट अपवर्ड, कोइंसाइड विद द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये तो बिल्कुल ही गलत है, कोइंसाइड करने का तो मतलब ही नहीं उठता यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखेंगे हमेशा इट शिफ्ट्स अपवर्ड, ऊपर खिसकती है जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है, किसमें, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में। अगर यील्डिंग हो चुकी है स्टील की, उसके बाद भी लोड इंक्रीज किया जा रहा है, तो एक्सिस विल स्टार्ट मूविंग, ये स्टार्ट शिफ्टिंग अपवर्ड। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर यहाँ पे, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 179, कोल इंडिया 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर इन्फोर्स्ड बीम। यानी कि एक ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन है, वही रैंकिंग सिस्टम से करेंगे 1 और 2। ओवर इन्फोर्स्ड है सर, स्टील बहुत ज़्यादा है तो पहले फेल हो ही नहीं सकता, तो स्टील आएगा बाद में। ओआरएस में क्या बनाते हैं हम, ओआरएस का रिलेशन रखेंगे CS। ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन क्या बनता है, CS। पहले कंक्रीट में स्ट्रेस आएगा फिर स्टील में आएगा। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। रिलेशन मूवमेंट बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, फेलियर ऑफ बॉन्ड, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, फिर प्राइमरी टेंशन फेलियर। इन दोनों ऑप्शन को पढ़ते ही आपको लगा होगा ये तो नहीं हो सकते, या तो फिर प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होगा या तो फिर प्राइमरी टेंशन फेलियर होगा। अब स्ट्रेस सबसे पहले किस में आ रहा है, कंक्रीट में आ रहा है, तो कैसा फेलियर होना चाहिए, कंप्रेशन फेलियर। कंप्रेशन में ही तो कंक्रीट में क्या पड़ता है, कंप्रेशन पड़ेगा ना, उसी में तो फेल करेगा वो, तो कौन सा फेलियर हो जाएगा ये, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आई होप आपको उस क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ओवर एंड फोर्स सेक्शन में हमारा प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होता है, कंक्रीट स्टील से पहले अपने स्ट्रेस तक पहुंच जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180, UP SSC JEE 2016। देखने में देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा है, सोचेंगे बच्चा एग्जाम में सॉल्व करने लगूँ तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट जब इसे सॉल्व करने लगेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको।
देखते हैं क्वेश्चन को। द डिजाइन शियर फोर्स ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन at rectangular beam of width 300 mm and effective depth for 500 mm is 270 kilonewton. The permissible shear stress in concrete on the basis of percentage of steel reinforcement is 0.4 newton per mm square. Which of the following statement is correct? So statement देख लेते हैं. The shear reinforcement shall be designed for a shear force of 30 kilonewton. Shear reinforcement shall be designed for a shear force of 210 kilonewton. Shear force reinforcement shall be designed for a shear force of 270 kilonewton. और the beam section must be redesigned. अब याद रखना, हमेशा चेक करना होता है टाउ वी जो है वो ग्रेटर है या फिर लेस है किससे, टाउ सी मैक्स से. अब टाउ सी मैक्स तो क्वेश्चन में गिवन है 1.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर. हमसे पूछा उसने टाउ वी, हम टाउ वी निकाल लेते हैं. टाउ वी होता है क्या है, वी यू डिवाइड बाई बी डी. जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शियर स्ट्रेस मिल जाएगा. फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस होता है. अब शियर फोर्स जिस एरिया में लग रही है वहाँ शियर स्ट्रेस हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. तो वी जो हमारा 270 किलो न्यूटन है. अब यहाँ देखिए टाउ सी मैक्स यूनिट किस में, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. बट लोड कम है किस में गिवन है, किलो न्यूटन में. इसको न्यूटन में कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं. 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इतना मैथ्स तो मुझे आता है, बिल्कुल आता है. अब बी कितना गिवन है, 300 mm गिवन है. और डी कितना गिवन है, 500 mm गिवन है. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 500 और 1000 तो 2 आ जाएगा. अब 540 को 300 से डिवाइड करना है तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 1.8 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. ये आ जाएगा 1.8 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. अब जैसे 1.8 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आया, आपने देखा कि टाउ वी जो आया है हमारा, अरे ये तो 1.6 से ज़्यादा है. 1.6 से ज़्यादा है. 1.6 क्या था, टाउ सी मैक्स था. सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये तो 1.6 से ज़्यादा आ गया. अब जब टाउ सी मैक्स से ज़्यादा आ गया तो क्या करें. अरे जब किसी लिमिट है किसी चीज़ की कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसके बाद तो वो फेल कर जाएगा ना. तो वो शियर में फेल कर जाएगा और फेलियर तो हमें नहीं चाहिए ना. तो फिर क्या करेंगे, अरे बिल्कुल सीधी सी बात है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करोगे, दोबारा दोगे ना भाई. तो ऐसे ही हमारा सेक्शन है, जब टाउ सी मैक्स से ज़्यादा जा चुका है तो हम फेलियर तो देख ही नहीं सकते. तो हमें सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ता है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखिए टाउ वी निकाल दिया, वी यू बाई बी डी करके उसका रिलेशन में टाउ सी मैक्स से चेक किया, ज़्यादा आई वैल्यू तो हमने सेक्शन को रीडिज़ाइन कर दिया. बेसिक सी चीज़ है, इन फ्यूचर आएगा तो गलती नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 182, HPSSCI 2015. फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4. फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा है. स्टील एंड कंक्रीट आर सेम. स्टील इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट. स्टील इज हायर देन दैट फॉर कंक्रीट एंड नन ऑफ द अबव. बहुत बार पढ़ चुके हैं. फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है स्टील का कंक्रीट से कम होता है. ठीक है, कंक्रीट में हमें सेफ्टी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का ज़्यादा होता है. इन फ्यूचर एग्जाम में आएगा तो भूलना नहीं है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील. ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन नंबर 183, SSC JEE 2005. इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज. WSM की बात कर रहा है, इसमें डिजाइन लोड के बारे में पूछ रहा है. द करेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स. द करेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी. द ग्रेटेस्ट ऑफ बी एंड सी अबव. तो ऑप्शंस पढ़ते आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ बी एंड सी अबव. तो आप इसको लिंक करो कि बी एंड सी अबव, तो मतलब ए तो नहीं है. अब बचा मेरा 75% ऑप्शंस बचे हैं. अब ग्रेटेस्ट ऑफ बी एंड सी अबव चेक करना है, बी को देखना है, सी को देखना है. अब अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या फिर अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन लोड निकालते हैं उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं. तब हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन लोड हमें मिलता है. तो करेक्टरिस्टिक लोड को, जो करेक्टरिस्टिक लोड होता है उसको आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, डिज़ाइन लोड. क्या मिल जाता है, डिज़ाइन लोड. ठीक है, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर. द करेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन सी. जो बच्चे मेरी वीडियो को थोरली कवर कर रहे हैं, अच्छे से कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो उनको ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं एक तरह का क्वेश्चन करा चुका हूँ बच्चों को. तो हर चीज़ आपके साथ साथ क्लियर भी हो रही है. हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है. बट डिपेंड करता है कि आप वीडियोस को कितना अच्छे से देख रहे हैं, कंसेप्ट को कितने अच्छे से समझ रहे हैं और नोट्स कितने अच्छे से बना के रिवाइज कर रहे हैं. टीचर पढ़ा सकता है पर पढ़ना आपको खुद है. आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल ऑफ माई नॉलेज.
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा अचीव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016। द इन एन अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, कंक्रीट फुली स्ट्रेस्ड होगा, स्टील फुली स्ट्रेस्ड होगा, या फिर कंक्रीट एंड स्टील बोथ आर फुली स्ट्रेस्ड, या फिर नन ऑफ दीज। दोनों तो नहीं हो सकते, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। ठीक है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, रैंकिंग लगा लो 1 2, क्या होता है SC। अंडर इन्फोर्स्ड में, या फिर आप अंडर रिजर्व बोल सकते हो। आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्टिंग समवन सेंटिमेंट्स, बट अंडर रिजर्व में हम मान के चलते हैं जो रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है SC। ठीक है, और ओवर इन्फोर्स्ड उसमें हमारा हो जाता है CS। इसको आप इससे लिंक कर सकते हो, मैं किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रहा, बट इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर द थिंग्स। तो URS में SC और ORS में CS। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए हमारा। स्टील फुली स्ट्रेस्ड होता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन में, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 राजस्थान जेई 2015। द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट ऑफ स्टील P इन अ सिंगली एनफोर्स्ड बीम ऑफ विड्थ B एंड इफेक्टिव डेप्थ D। मैंने आपको बताया था AST मिनिमम कितना होता है हमारा। AST मिनिमम होता है 0.85 BD डिवाइड बाय FY। 0.85 BD डिवाइड बाय FY इज AST मिनिमम। और AST मैक्सिमम कितना होता है, ये बीम की बात हो रही है यहाँ पे, 0.04 B कैपिटल D, मल्टीप्लाई में 0.04 B कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ। बट AST मिनिमम में क्या लेते हैं 0.85 B इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0.85 BD डिवाइड बाय FY। ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, AST मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है हमारा बीम में। Moving towards next question, question 186, DMRCG 2016. The allowable stress to which a structural member can be subjected is called, allowable stress है जिसको structural member subject किया जा सकता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, working stress, permissible stress, tensile stress, या either A और B। एक allowable stress जो है वो बच्चा जो स्टूडेंट है उसका माइंडसेट किया जाता है कि यार ये तो वर्किंग स्ट्रेस होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन भी वही दे दिया एग्जामिनर ने, तो यही गलती कर देता है स्टूडेंट, हमें नहीं करनी है। जो अलाउबल स्ट्रेस होता है वो वर्किंग स्ट्रेस एंड परमिसिबल स्ट्रेस बहुत होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होता है, हर स्टूडेंट को पता है। तो आइदर A और B, या फिर वर्किंग स्ट्रेस हो सकता है या फिर परमिसिबल स्ट्रेस हो सकता है। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 187 सब MP सब इंजीनियरिंग मॉडर्न शिफ्ट 2016। कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन टू व्हाट लेवल इज कॉन्क्रीट टेकन बाय लिमिट स्टेट मेथड। WSM और LSM में कंपैरिजन पूछ रहा है, किस पे, कंक्रीट के रिगार्डिंग। और क्या ऑप्शंस गिवन है, अ हायर स्ट्रेस लेवल, अ लोअर स्ट्रेस लेवल, द सेम स्ट्रेस लेवल है, सम टाइम हायर बट जनरली लोअर लेवल। तो याद रखना जो LSM होता है इसमें हम हायर लेवल लेके चलते हैं, हायर लेवल पे जो कंक्रीट होता है उस पर हमारा स्ट्रेस रहता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी कि LSM में हायर लेवल होता है, WSM में एक्चुअल लेवल होता है। WSM में जो चीज़ है वो एक्चुअल लेके चल रहे हैं हम, LSM में क्या एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इसलिए हम जनरली इन यूज़ LSM ही लेते हैं, WSM का यूज़ इतना हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कंक्रीट को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। याद रखना LSM में स्ट्रेस हायर लेवल पे होता है कंक्रीट में एज कम्पेयर टू WSM। Question number 188 UP Triple SCG 2016. For a beam of uniform strength keeping its depth constant, the width will vary in proportion to. यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम है, डेप्थ कांस्टेंट है, विड्थ कैसे वेरी करेगी। ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट, रूट m स्क्वायर, नन ऑफ द अबव। तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट का, QB स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने कहा डेप्थ कांस्टेंट है, तो जी हटा देते हैं, और क्यू तो वैसे ही हट जाएगा, तो मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो विड्थ से पूछा था, तो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मूवमेंट से, ना कि रूट m, ना m स्क्वायर एंड नन ऑफ द अबव, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट। याद रखना मूवमेंट का फॉर्मूला QB स्क्वायर, डी स्क्वायर तो हट जाए कांस्टेंट है, और मूवमेंट जो है विड्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ऑप्शन ए है करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। Moving towards next question, question number 189, UP SSC JEE 2016. The moment of resistance of an over-reinforced section is, moment of resistance है, over-reinforced section है,
इक्वल टू बैलेंस सेक्शन होगा, लेस देन बैलेंस सेक्शन होगा, मोर देन बैलेंस सेक्शन, या फिर लेस देन अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो याद रखना, जब भी अंडर इनफोर्स होता है तो मूवमेंट जो है वो कम होता है, और ओवर इनफोर्स में मूवमेंट हमेशा बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अंडर इनफोर्स में मूवमेंट जो है वो बैलेंस सेक्शन से कम होगा, और ओवर इनफोर्स में मूवमेंट जो है बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ओवर इनफोर्स है ना, जितनी ज़्यादा स्टील होगा उतना ही ज़्यादा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, मोर देन द बैलेंस सेक्शन। इसका याद रखने का एक और तरीका है, बैलेंस सेक्शन को आप जीरो मान सकते हो। ठीक है, अंडर इनफोर्स को आप जीरो से कम ले जाओ, -1 पे ले जाओ, और ओवर इनफोर्स को आप 1 पे लेके आ सकते हो। तो ये बैलेंस्ड है, ये अंडर इनफोर्स्ड है, और ये फिर ओवर इनफोर्स्ड है। ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190, BCCL JEE 2017। If the area of tensile steel reinforcement is doubled, the moment of resistance of the beam increases only by about। अब वो क्या कह रहा है, अगर AST जो है इसे हम डबल कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज करेगी। तो बच्चा सोचता है कि डबल तो नहीं इंक्रीज कर जाएगी, कहीं हाफ तो नहीं इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शंस देखते हैं, 12%, 22%, 32%, या फिर 42%। तो याद रखना है 22% इंक्रीज करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर AST जो है वो टू टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो जो मोमेंट है वो हमारा 22% से इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 191, SSC JEE 2014 में पूछा गया। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल वेरी लो इन। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसे हम नेग्लिजिबल या वेरी लो मानते हैं, किसमें। ऑप्शन है कंप्रेशन, टेंशन, फटीग, या फिर नन ऑफ द अबव। सबको पता है कंप्रेशन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारा कंक्रीट। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो टेंशन और फटीग में बच्चा कंफ्यूज होता है। तो याद रखना, टेंशन में हम नेग्लिजिबल नहीं लेके चलते हैं एज कम्पेयर टू फटीग। हम लो मान के चलते हैं, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। बट फटीग में हम बिल्कुल उसको नेग्लिजिबल या फिर वेरी लो मान के चलते हैं। टेंशन में हम लो मानते हैं, बट यहाँ पे वेरी लो पूछा गया है या नेग्लिजिबल पूछा गया, वो फटीग होता है। तो यही क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि फटीग में होती है नेग्लिजिबल या फिर वेरी लो, बट टेंशन में लो होती है, और कंप्रेशन में हाई या फिर स्ट्रॉन्ग होता है कॉन्क्रीट। तो यहाँ ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 192, SSC JEE 2013। If the modular ratio is m, the stress ratio in steel and concrete is r, then the critical neutral axis constant k is given by। ऐसा क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं। ऑप्शन देखिए, m डिवाइड बाई m माइनस r, m डिवाइड बाई m प्लस r, m प्लस r डिवाइड बाई m, या फिर m स्क्वायर डिवाइड बाई r। k का फॉर्मूला क्या होता था, mc डिवाइड बाई t प्लस mc। जब आप इसको अरेंज करोगे, मैंने आपको सिखाया था, तो हम t बाई सी लाकर उसका रेशियो क्या गिवन है, आर गिवन है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है एम डिवाइड बाई एम प्लस आर। जो के है इसकी वैल्यू क्या होती है, एम डिवाइड बाई एम प्लस आर। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, दोबारा एक बार बता देता हूँ, एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी है। ठीक है, आप जब एम सी को नीचे डिवाइड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एम है, इसको सी को इससे डिवाइड कर दो, नीचे टी बाई सी आ जाएगा, और इधर एम बचेगा। ठीक है, ये m डिवाइड बाई टी बाई सी प्लस m, दोनों से हमने एम सी को सी से डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सी से डिवाइड कर दिया। टी बाई सी जो है वो हमारा r है, यहाँ पे बताया गया ना, टेंशन बाई कंप्रेशन जो है वो हमारा r है। तो m डिवाइड बाई r प्लस m हो गया, बेसिक सी चीज़ है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, इसलिए इस बार जल्दी में समझाया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी के का फॉर्मूला होता है। आप पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड करते हैं तो एम डिवाइड बाई टी बाई सी प्लस एम बचता है, टी बाई सी इज इक्वल टू आर गिवन है, तो एम डिवाइड बाई आर प्लस एम हो जाता है, जो हमारा ऑप्शन बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 193 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एच पी प्लस बी JEE 2017। इफ रेजिडुअल स्ट्रेंथ इज 40 kg per centimeter square and edge load stress is 20 kg per centimeter square, what would be the factor of safety। अब ये देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने को बोल रहा है। या किसी भी चीज़ की सेफ्टी कैसे निकालोगे आप,
इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो लोड कितना ले सकता है और कितना लोड उस पर दिया जा रहा है, वही तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। आप 20 किलो उठा सकते हो और आपको 10 किलो दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ऊपर किसको रखेंगे, न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रेंथ होती है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो स्ट्रेस होता है प्रोवाइडेड उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। जो उसे कट करते हैं तो 2 आता है, तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेके चलना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज होता है, पर बच्चा जो कंफ्यूज होगा वो सोचेगा कि 20/40 होगा या फिर 40/20 होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। बट याद रखना, जो स्ट्रेंथ है वो न्यूमरेटर में होती है और जो स्ट्रेस होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, वाइल कैलकुलेटिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, बट ट्रिकी क्वेश्चन था, गलती के चांसेस थे, बट आप गलती नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एन अंडर एनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, यानी कि यूआरएस सेक्शन है। बिल्कुल है सर, हमने पॉइंट लिख लिया। स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, जो एक्स ए है वो एक्स सी से कम है, लिख ली सर। कंक्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू स्टील रीचिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस। सर आपने तरीका सिखाया था 1 और 2 वाला, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंक्रीट पहले पहुंचता है, सी एस, लिख लिया सर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द मोमेंट ऑफ बैलेंस सेक्शन, जो मोमेंट है वो लेस देन एम बैलेंस्ड है, सर लिख लिया। लीवर आर्म और रेजिस्टिंग कपल इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, जो लीवर आर्म रेजिस्टिंग कपल की वो बैलेंस सेक्शन से कम है। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली ए एंड बी, ए एंड सी, बी सी डी, या फिर ए एंड डी। तो जब अंडर एंड फोर्स सेक्शन होता है, जो एक्स ए है वो एक्स सी से कम होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से चीज़ समझाई थी कि अंडर एंड फोर्स में एक्स ए लेस देन एक्स सी होता है और ओवर एंड फोर्स में एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होता है, और बैलेंस में दोनों बराबर होते हैं। सर ए स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है बिल्कुल, तो यहाँ से ऑप्शन सी तो हमने एलिमिनेट कर लिया। अब बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, कॉन्क्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू स्टील रीचिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस। मैंने बताया था सी एस वाली कंडीशन ओवर एंड फोर्स की होती है, अंडर एंड फोर्स की तो हमारी एस सी होती है। सर बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया और हमें तो याद था, हमें तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लगा, हमने तुरंत बी को एलिमिनेट किया, और बी को एलिमिनेट करते ही हमने सर देखा कि ऑप्शन ए भी हमारा चला गया। अब बचता है बी और डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। यस, अंडर एंड फोर्स सेक्शन में स्टील कम है, मूवमेंट है वो मूवमेंट बैलेंसिंग से कम है। सर ये भी आपने हमें बताया था, हमें तो याद था क्योंकि हमने सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया था। तो स्टेटमेंट सी भी यहाँ पे ठीक हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं ए एंड सी, ए एंड डी। डी स्टेटमेंट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जब हमारा ए और सी ठीक हो गया, यहाँ पे ए सी डी तो गिवन नहीं था जो कन्फ्यूजन होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए एंड सी। देखिए सारे कॉन्सेप्ट में स्टेप बाय स्टेप आपके बिल्ड किए, और देखिए इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आ गए। और ये क्वेश्चन कई बच्चे छोड़ देते हैं, कई स्टूडेंट से हो नहीं पाता है, बट आपसे ज़रूर होगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड होने दिया है, आप मेरे साथ लगातार पढ़ते आए हैं। तो आपका एक कंसेप्ट में अच्छे से बिल्डअप करता गया हूँ, और इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं आपको ये चीज़ें श्योर कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर 2 हमारा एंड हो चुका है, चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन है। मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, BECAL NMRC JEE 2019 में पूछा गया, रिसेंट क्वेश्चन है। साइज ऑफ RCC सेक्शन डिपेंड्स ऑन। एक RCC सेक्शन है, उसका जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोडल प्रोविजंस, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, या फिर ग्रेड ऑफ स्टील। तो ये जो साइज है हमेशा याद रखना है, कोई भी कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, AST कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है तो FCK और FY के बिना तो नहीं कर पाओगे। सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, अब इनके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। मान लो ये ग्रेड M20 है, ये FE415 है, तो ये समझ लो ये RCC के माई बाप हैं, ये उसके मम्मी और पापा हैं, FCK और FY। इनके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते इस दुनिया में। क्या है, RCC की दुनिया में आप एक कदम नहीं चल सकते। जब आपको ग्रेड ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं क्या करना क्या है, चलना क्या है, कितना लोड पड़ना है, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो FCK और FY माई बाप हैं किसके, RCC के। सो लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट बोथ, दोनों ही करेक्ट है, दोनों को ही हम कंसीडर करके चलते हैं। साइज ऑफ RCC सेक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, BECL JEE 2019। देखिए कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती है, कुछ में चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। हमको हर चीज़ नहीं सीखनी है, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोलता आया हूँ। तो जहाँ आपको नीड होगी मैं ज़रूर समझाऊंगा, तो आप ये मत सोचना कि सर ने ये क्यों छोड़ दिया। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, वो आपके ही फेवर में डिसाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको चीज़ें बल्क में ना पढ़नी पड़े। क्योंकि जो क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती, उनको याद ही करना बेहतर होता है। बट जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बार बार एग्जामिनर पूछता है, वो मैं आपको ज़रूर समझाता जाता हूँ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन। इनमें से जो कौन है जिनको ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है? जनरल शेयर फेलियर, कंपोजिट शेयर फेलियर, रिजिड शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर। ये लोकल शेयर फेलियर, जनरल शेयर फेलियर क्या होते हैं, ये हम सॉइल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम फाउंडेशन पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा शैलो फाउंडेशन में कि लोकल शेयर फेलियर क्या होता है, जनरल शेयर फेलियर क्या होता है। ठीक है। याद रखना है, ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन किस में चाहिए होती है? लोकल शेयर फेलियर में। मीनवाइल आपको यही याद रखना है कि लोकल शेयर फेलियर में हमें ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, तेलंगाना ए 2015 में पूछा गया है। द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेड विद सैंड एंड ग्रेवल और क्रश्ड नेचुरल स्टोन एग्रीगेट में बी टेकन एज इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट पूछ रहा है आरसीसी का, क्योंकि उसने कहा है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, सैंड ग्रेवल क्रश्ड नेचुरल स्टोन सब कुछ है उसमें। तो याद रखना कितनी होती है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट सर ये तो आप गलत बता रहे हो, हमने तो बहुत जगह 24 पढ़ा है। सर ये तो आपने गलत बता दिया हमें, ये तो गलत बात है। अरे नहीं बच्चा, ये गामा ऑफ पीसीसी होता है। गामा ऑफ पीसीसी इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा ऑफ आरसीसी इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो बच्चे को कन्फ्यूजन होगा 24 और 25 में होगा, पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बिल्डअप करता जा रहा हूँ। यही कन्फ्यूजन ही तो ख़त्म करना है, यही कन्फ्यूजन आपका एग्जाम क्रैक होने से रोकता है। नॉलेज सबको होती है, पढ़ते सब है, सब मेहनत करते हैं, बट यही स्मार्ट वर्क और यही कन्फ्यूजन जो दूर कर देता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो गामा पीसीसी इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन हमारा 25 था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे से आरसीसी के बारे में पूछा गया है। एग्जामिनर बहुत हैवी ड्राइवर निकला, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से डिजाइन किया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 23, 24, 25 और बच्चा कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, SSC JEE 2019 इवनिंग शिफ्ट। द स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स इन अ बीम। यही खासियत है SSC इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट की, वन लाइनर क्वेश्चन देते हैं और बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट हिला देते हैं, बच्चे को सोचने में मजबूर कर देते हैं, यही तो इनकी खासियत है। स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स इन अ बीम, बस क्वेश्चन खल्लास। अब आगे क्या करना है, बच्चे को सोचना है। ऑप्शन देखते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बीम, डिक्रीजेज नियर द सपोर्ट, इंक्रीजेज नियर द सपोर्ट, या इज द सेम एवरीवेयर। तो ऑप्शन ए देखेंगे, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बीम, एंड ऑप्शन डी इज द सेम एवरीवेयर। अब देखिए ऑप्शन ए और डी को आप इजीली कट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी और सी में बोला डिक्रीजेज नियर द सपोर्ट या फिर इंक्रीजेज नियर द सपोर्ट। ये दोनों ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, कंपैरिजन पूछ रहा है। तो देखो आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है कि यार चार में से दो ऑप्शन मैंने कट कर लिया, अब इन दो में से मुझे देखना है कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अब ये मुझे सोचना है। अब जो स्टिरअप्स है वो जनरली हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, बीम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सपोर्ट पे ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, तो हम स्पेसिंग कम रखते हैं ताकि ज़्यादा स्टिरअप्स प्रोवाइड कर सकें। स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो स्टिरअप्स कम होंगे, और स्पेसिंग कम होगी तो स्टिरअप्स ज़्यादा होंगे। तो स्पेसिंग को हम क्या कर देंगे, डिक्रीजेज नियर द सपोर्ट। सपोर्ट पे स्पेसिंग डिक्रीज कर देंगे ताकि इनका नंबर इंक्रीज कर जाए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, SSC JEE 2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डेवलपमेंट लेंथ LD की बात कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ऑप्शन देखते हैं, शियर स्ट्रेस, डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस इन बार। स्ट्रेस इन बार तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। शियर स्ट्रेस, डिजाइन बाउंड स्ट्रेस, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपको पता चल जाएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं है। अब शियर स्ट्रेस से बचा डिजाइन बाउंड स्ट्रेस, फॉर्मूला हमें आता है, सर बहुत अच्छे से समझाया था आपने। LD इज इक्वल टू सिग्मा ST5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD। सर बिल्कुल आपने अच्छे से समझाया था, सिग्मा ST5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD। अभी टाउ BD की वैल्यू आपने सर ये बताई थी कि जो टाउ BD की वैल्यू होती है ना, ये माइल्ड स्टील और टेंशन में होती है। सर बिल्कुल बताई थी। अब माइल्ड स्टील में और टेंशन में है तो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, बट अगर आपको हाई यील्ड या डिफॉर्म्ड बार्स के लिए यूज़ करना है तो सर 60% इंक्रीज कर देंगे।
बिल्कुल अच्छे कर देंगे। और टेंशन हो जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा तो सर 25% इंक्रीज कर देंगे। सर बिल्कुल हमारा कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें हमें याद हैं, चीज़ें हमें समझ आ चुकी हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब एल का रिलेशन किसके साथ है ये बताना है। तो यहीं से देख लिया आपने, एल का रिलेशन आपका किससे है, टाउ बी डी से। एल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बी डी, एल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बी डी। ये चीज़ आपने सीखी एक, और ये चीज़ें आपने सीखी पहले सीख रखी थी, मैंने फिर से समझा दी हैं ये रिलेशंस। एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दूसरे मार्कर से समझाता था कि अच्छे से आपको पता रहे। कंप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये एल डी सिग्मा एस टी फाइव डिवाइड बाई 5 टाउ बी डी है। ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं बताते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ें हमारे टेंशन में है और ये कंप्रेशन में है, कहीं अगर पूछ ले इन फ्यूचर तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे एल डी आ रहा है वो सिग्मा एस टी फाइव डिवाइड बाई 5 टाउ बी डी है, और टेंशन में सिग्मा एस टी फाइव डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी है। याद रखना है, ये फॉर्मूला हमसे बहुत बार पूछा जाता है, सिग्मा एस टी फाइव डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी, बट ये नहीं पूछा जाता इसलिए बच्चा इसको याद भी नहीं करता है, बट आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको थोड़ा सा भी हिंट होगा तो आप कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199 था, उसका आंसर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस था, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 9 के क्वेश्चन नंबर 200, एस एस सी जे 2019 इवनिंग शिफ्ट। 30 डिग्री क्रैंक्ड या मुड़े हुए सरिये के लिए क्रैंक की झुकाव लंबाई डैश के बराबर होती है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ देखेंगे, डायग्राम क्रिएट करते हैं हम। ये है, ये बैंड आया, ये गया से, इसको आप ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे बेसिक पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस डी है, ये लेंथ है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है? सर मैथ्स तो हमारा बहुत वीक है, पर नहीं, वीक नहीं रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। साइन थीटा तो सबको पता होता है, क्या? प्रिपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है प्रिपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब प्रिपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? सर डी है, बिल्कुल है बच्चे। हाइपोटेन्यूज क्या सर? एल है सर, बिल्कुल है। तो साइन थीटा जो हमारा आ गया वो डी बाई एल आ गया सर। अब यहाँ पे साइन 30 आ गया, डी बाई एल हो गया। साइन 30 सबको पता हाफ होता है, हाफ इजिकल टू डी बाई एल। तो यहाँ से एल क्या हो जाएगा? लेंथ जो निकलेगी वो निकलेगी 2D। लेंथ कितनी निकलेगी? 2D। ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। बच्चा D/2 और 2D में कन्फ्यूज हो सकता था, तो इसलिए उसने ऑप्शन भी वैसे प्रोवाइड किए हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 2D। आई होप आपको अच्छे से समझ आया कि बैंड कैसे किया है, साइन थीटा कैसे निकाला है, और वैल्यू को हमने कैसे कैलकुलेट किया है। यहीं पे एंड होता है हमारा पार्ट 9। 200 क्वेश्चंस तक हम कवर कर चुके हैं, ऐसे ही 500 प्लस क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सारे कंसेप्ट को थोरली पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको नोट डाउन ज़रूर करते जाइएगा। रिवाइज करोगे जितना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैं जितना मर्जी पढ़ा लूँ, जितना मर्जी समझा लूँ, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपका रिवीजन ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ। मल्टीपल रिवीजन ही आपका एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा। क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बट याद कुछ नहीं रहता, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। याद रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। सो आप रिवीजन करते रहिए, ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट बहुत मेहनत से बनता है, तो आप इनको वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, या कोई टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं, ताकि जो नीडी वंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, या जिनको पढ़ना है, बुक को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उन तक ये चीज़ें पहुँच सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।